वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी भारतीय संविधान की क्लास नंबर 2। इससे पहले की एक क्लास में जो है मैं आपको संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था, और अभी जो है हम इससे आगे बढ़ने का काम करेंगे और इसके आगे की जो चीज़ें हैं उनकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर आपको कोई विषय सही ढंग से पढ़ना है तो जो पहला आपको काम करना चाहिए वो ये कि उस शब्द में जो प्रयोग होने वाले, मतलब उस विषय में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो ज़्यादातर आपको मिलेंगे उस शब्द में, उन शब्दों का आपको मतलब बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए। अगर उसमें लिखे शब्दों का अर्थ आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा तो वो विषय आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले मैंने सोचा है कि संविधान में शुरू करूँ, उससे पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आपको जब संविधान आप पढ़ रहे होंगे उस समय में बहुत बार इस्तेमाल होंगी और उस समय वो आपको दिक्कत ना दे। तो उसी क्रम में एक छोटा सा वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम जो प्रमुख शब्द इस्तेमाल होते हैं भारतीय संविधान में उनकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, जैसे पहला जो शब्द मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही बेसिक है और कई बार हम लोगों ने सुन रखा है। जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में 3 स्तंभ लोकतंत्र के बताए जाते हैं, ठीक है। उन स्तंभों में पहला जो नाम आता है जो बहुत ही फेमस है वो है साथियों विधायिका। ये शब्द आप लोगों ने खूब सुना होगा। जो पहला शब्द है यहाँ पे वो है विधायिका, ठीक है। तो विधायिका क्या चीज होती है? ये शब्द आप संविधान में कई बार देखेंगे कि साहब विधायिका जो है कानून बना रही है, विधायिका ये कर रही है, विधायिका वो कर रही है। तो विधायिका है क्या? तो इसका सामान्य भाषा में आप अर्थ समझिए। विधायिका वो संस्था होती है जिसे भारत में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यानी हर वो संस्था जो भारत में कानून बनाती है वो विधायिका के अंतर्गत सम्मिलित होती है। यानी विधायिका क्या है? विधायिका वो संस्था है जो भारत में कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण, इसका काम क्या है? इसका काम है साथियों भारत में कानून का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के कानूनों को बनाना। कौन कौन आता है विधायिका के अंतर्गत? तो विधायिका के अंतर्गत अगर हम बहुत मोटे तौर पर देखें तो सामान्य रूप से 2 संस्थाएं प्रमुखता से इसमें शामिल होती हैं। जैसे पहला आती है भारत की संसद, ठीक। पहला आती है भारत की संसद, क्योंकि अगर हम केंद्र स्तर की बात करें, पूरे भारत स्तर की बात करें तो पूरे भारत स्तर पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत की संसद के पास है, ठीक है। और संसद में भी अगर हम और डिटेल में जाएं तो हमें पता चलेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। यही तीनों आपस में मिलकर के कानूनों का निर्माण करते हैं संपूर्ण भारत के लिए, याद रखना। तो विधायिका क्या है? विधायिका है कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं, जिनमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास संसद और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, जब मैं कह रहा हूं राज्य विधान मंडल तो इसका अर्थ हुआ कि विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सम्मिलित होते हैं, ठीक। जो काम केंद्र स्तर पर संसद करती है वही काम राज्य स्तर पर राज्य विधान मंडल करता है। यानी पूरे देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी भारत की संसद के पास है और राज्य की सीमा के भीतर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य विधान मंडल के पास है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ध्यान रखना, विधायिका में कौन कौन आएगा? संसद और विधान मंडल। विधायिका क्या है? कानून निर्माण करने वाली संस्था। दूसरा जो इसमें शब्द आपको देखने को मिलता है वो है विधायिका के बाद जो दूसरा आपको शब्द देखने को मिलेगा वो है कार्यपालिका।
दूसरा जो शब्द है वो क्या है, कार्यपालिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, विधायिका को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर और ये है एग्जीक्यूटिव। अब कार्यपालिका क्या चीज है, देखो भाई ये शब्द आपको कई बार संविधान में देखने को मिलेंगे, कई बार, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, विधायिका पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं। तो ये है क्या, ये तो समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा। तो कार्यपालिका क्या चीज है भैया, कार्यपालिका में कौन आता है कार्यपालिका में आती हैं वे संस्थाएं जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम है कानून लागू करवाना। ध्यान रहे, बेसिक फैक्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कानून लागू करवाना। इनका काम क्या है, कानूनों को लागू करवाना। जो भी कानून विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो राज्य की विधायिका हो या फिर केंद्र की विधायिका हो, ये जो भी कानून बनाते हैं उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है, एग्जीक्यूटिव की होती है। जैसे अगर हम देखें तो संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यानी राष्ट्रपति से लेके नीचे एक छोटे अधिकारी तक जो भी भारत में किसी कानून का पालन करवा रहा है। अब जैसे मान लो कल को आप जो है पीसीएस क्वालिफाई करके जो है एसडीएम बन गए, या मान लो कल को आप पीसीएस क्वालिफाई करके कहीं के डीएसपी बन गए, साहब सीईओ बन गए। तो जब आप सीईओ बन जाओगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आपको एक सर्कल मिलेगा, क्षेत्राधिकारी होता है ना सीईओ हिंदी में, तो आपको एक क्षेत्र दिया जाएगा, उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी, आपकी, क्योंकि आप हैं उस क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर यानी सीईओ हैं। ठीक है, अच्छा, आप किन कानूनों का पालन करवा रहे होंगे, आप उन कानूनों का पालन करवा रहे होंगे जो कि संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हैं। आप ऐसा नहीं कि अपने मन से कानून बना रहे हैं और उनका पालन करवा रहे हैं, नहीं भाई ये मेरा क्षेत्र है, मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हूँ, राजा हूँ, जो मेरा मन आएगा वो करूँगा, ऐसा नहीं है। आप उन्हीं कानूनों का पालन करवाएंगे जिनका निर्माण राज्य विधानमंडल और संसद के द्वारा किया गया है। तो आप किसका हिस्सा होंगे, आप हिस्सा होंगे कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे, क्योंकि आप कानून को एग्जीक्यूट, लॉ को एग्जीक्यूट करा रहे होंगे किसी भी अपने एरिया में, जो एरिया आपको दिया जाएगा। कल को आप पीसीएस क्वालिफाई करके मान लीजिए जो है आरएफओ बन गए, है ना, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, आप जो है वन के कोई बड़े अधिकारी बन गए, तो वन से जुड़े हुए जो कानून है आप उनको लागू करवा रहे होंगे। कुल मिला के जब भी आप किसी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो किसी न किसी कानून का पालन करवाते हैं, और चूंकि आप सरकारी नौकरी में हैं, एक अधिकारी के पद पर हैं, तो आप हिस्सा हैं किसका, कार्यपालिका का। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा जो है वो है इसमें कार्यपालिका। तीसरा जो इसमें शब्द आता है वो है साथियों, यहां लिख देता हूं, न्यायपालिका। जो तीसरा शब्द है इसमें वो क्या है, वो है न्यायपालिका। इसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, तो जुडिशरी है साथियों, विधायिका ने कानून बना दिए, कार्यपालिका उनको लागू करवा रही है। लेकिन क्या भारत में हर आदमी इतना सज्जन है कि जो है कार्यपालिका कानून को लागू करवाए और लोग उसको मान लें? बहुत सारे लोग नहीं भी मानेंगे। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको हम नहीं मानते। जैसे बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, बाइक को लेकर के, बाइक राइड को लेकर के, बाइक चलाने को लेकर के बहुत सख्त कानून है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चप्पल पहन करके बाइक नहीं चला सकते। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत अगर आप ऐसा करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, चालान कट सकता है। लेकिन लोग इसको सीरियस लेते हैं क्या? नहीं लेते। मैं जिस शहर से आता हूँ वो है एक पश्चिमी यूपी का एक छोटा सा ज़िला है, अभी बना है 2008 में, कासगंज। कासगंज ज़िले में ट्रैफिक नियमों का उतना पालन लोग नहीं करते हैं। लोकल का आदमी कभी हेलमेट नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? बाल ख़राब हो जाएंगे भाई, बाल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं तो सब, छोटा सा ज़िला है, सब जानने वाले ही होते हैं। चाचा विधायक निकल आते हैं, है ना, फूफा जी जो है बीजेपी के जिलाध्यक्ष निकल आते हैं, लोग छूट जाते हैं। ऐसा ही होता है। तो कहने का अर्थ है लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब सरकार ने क्या व्यवस्था कर दी है कि किसी को रोकती नहीं है। सबको पता है सबके चाचा और फूफा विधायक है, तो किसी को नहीं पकड़ती। क्या करती है? फ़ोटो खींच लेते हैं और फ़ोटो खींच के सीधा आपकी नंबर प्लेट से आपका चालान आपके घर पहुंचा देते हैं। आपके फूफा विधायक होंगे, होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विधायक जी भी अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो उनका भी चालान कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब लोग इनका पालन नहीं करेंगे, जब
विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन लोग नहीं कर रहे होंगे या उनका उल्लंघन करेंगे, तब ऐसी स्थिति में काम करेगी साथियों न्यायपालिका। बनाए गए कानूनों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड के क्या प्रावधान होंगे, ये निर्धारित करती है हमारी न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत साथियों मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। सबसे निचले स्तर पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर राज्य स्तर पर आपको मिलेगा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से और ऊपर चले जाओगे तो पूरे देश स्तर पर मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट। ये अपने अपने क्षेत्र अधिकार के अनुसार, अपने अपनी शक्तियों के अनुसार काम करते हैं और विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने पर उन पर क्या दंड के प्रावधान हैं, उनका पालन कराते हुए देश की जनता को कानूनों के अधीन रखने का कार्य कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 3 शब्द जो हैं, जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं, वो हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बात समझ रहे हैं ना? इनके बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि इनका आप देखोगे बहुत जगह भारतीय संविधान में बहुत बार इनका इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना किस तरीके से ये शब्द हैं? चलिए एक आध शब्द आपको और बताता हूँ जो आपको काफ़ी जगह संविधान में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्पेशली मैं उन शब्दों को यहाँ लूँगा जो बहुत बार इस्तेमाल होंगे भारतीय संविधान में, अनेक जगह। तो ऐसे में उनकी समझ आपको होना बेहद ही आवश्यक है। चलिए ठीक, अगला शब्द मैं यहाँ लूँगा जो कि है गणतंत्र। बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसका अर्थ नहीं पता है। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं रिपब्लिक। भारत एक गणतांत्रिक देश है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? और मुझे शायद याद आ रहा है किसी पेपर में गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ पूछा भी गया है कि भारत एक गणतांत्रिक राज्य है या भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या है? तो जरा चलिए इसका मतलब हम लोग यहाँ समझते हैं कि गणतंत्र आखिर क्या होता है। देखिए, गणतंत्र के साथ अक्सर करके एक शब्द आता है स्वतंत्र। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि भारत एक स्वतंत्र देश है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत एक स्वतंत्र देश है। लेकिन साथियों, भारत स्वतंत्र देश होने के साथ साथ एक गणतांत्रिक देश भी है, यानी एक फ्री कंट्री है। इसके अलावा एक रिपब्लिक कंट्री भी है। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। तो रिपब्लिक का अर्थ क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या है? अब आप लोगों ने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर खूब दबा के लड्डू खाए होंगे, है ना? क्लास 1 से लेकर के 12 तक तो खूब ही खाए होंगे, हर साल में 2 बार, एक बार 26 जनवरी को, एक बार 15 अगस्त को। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इनका शाब्दिक अर्थ बता दो तो हो सकता है आपको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़े कि आखिरकार गणतंत्र दिवस क्या होता है। हाँ, इतना जरूर बता दोगे कि साहब 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन क्या ये इसकी सही व्याख्या है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, गणतंत्र की ये सही व्याख्या नहीं है। देखो, अगर हम स्वतंत्र की बात करें तो विश्व के ज़्यादातर देश आज के समय में स्वतंत्र हैं, मोस्टली स्वतंत्र हैं। लेकिन विश्व का प्रत्येक देश स्वतंत्र तो है लगभग, लेकिन विश्व का प्रत्येक देश गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का अभिप्राय क्या होता है साथियों? गणतंत्र का अभिप्राय है एक ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष, अब राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है जरा समझ लो। राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, निर्वाचित होता हो। यानी हम याद रखेंगे हमेशा कि गणतंत्र उस देश को कहा जाएगा जहां का राष्ट्राध्यक्ष, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता हो, यानी बाय इलेक्शन आता हो। इसका एक दूसरा अर्थ ये भी हम निकाल सकते हैं कि गणतांत्रिक देश वे देश होते हैं जिनका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। गणतंत्र का सीधा सा अर्थ हुआ कि वे सारे देश जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से आएगा वही गणतंत्र कहलाएंगे, याद रखना। अगर कोई देश ऐसा है जहां का राष्ट्रपति चुनाव से नहीं आ रहा है बल्कि एक ही परिवार से आ रहा है,
तो वो स्वतंत्र तो होगा लेकिन गणतंत्र नहीं होगा। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने हम पर शासन किया, हमें गुलाम बनाए रखा, ठीक है, सबको पता है, हिस्ट्री सब जानते हैं। तो इंग्लैंड एक स्वतंत्र देश तो है, लेकिन इंग्लैंड एक गणतंत्र देश नहीं है या एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंग्लैंड के राष्ट्रपति का नाम आपने कभी सुना है क्या? नहीं सुना है, क्योंकि इंग्लैंड में राष्ट्रपति नहीं होता है। इंग्लैंड में रानी का शासन है और रानी का कभी भी निर्वाचन यानी चुनाव नहीं होगा। रानी सदैव एक ही राज परिवार से आएगी। तो इंग्लैंड स्वतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। समझ पा रहे हैं? और एग्जाम्पल लीजिए इसका, ऑस्ट्रेलिया। आज के समय में ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र देश है। कल ही परसों ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को बीट किया है मैच में, सबको पता है, क्रिकेट में। तो उसी के बारे में ज़रा बातचीत करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया आज के समय में एक स्वतंत्र देश है और अगर हम देखें तो पूरी तरह से स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो स्वतंत्रता है वो खंडित स्वतंत्रता है, या ऑस्ट्रेलिया की जो संप्रभुता है वो खंडित संप्रभुता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ऑस्ट्रेलिया एक डोमिनियन स्टेट है इंग्लैंड का, यानी ऑस्ट्रेलिया आज भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड का गुलाम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी आप इंग्लैंड का झंडा देखना, ठीक है, और फिर ऑस्ट्रेलिया का झंडा देखना। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में एडिट करके उन्हें लगा दूं। अगर मैं ना भी लगा पाऊँ तो आप लोग गूगल सर्च कर लेना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का झंडा देखोगे और इंग्लैंड का झंडा देखोगे तो पाओगे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के झंडे में समानता है और इंग्लैंड के झंडे का एक अंश ऑस्ट्रेलिया के झंडे में आपको मिलेगा। क्या किसी देश में ऐसा होता है? क्या हमारा झंडा जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है ना, फ्लैग हमारा? क्या किसी और देश के झंडे का कोई अंश हमारे झंडे में हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन इंग्लैंड के झंडे का एक अंश ऑस्ट्रेलिया के झंडे में है। तो ऑस्ट्रेलिया पहली बात पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है और दूसरा गणतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑस्ट्रेलिया आज भी इंग्लैंड का गुलाम है और वहाँ पर रानी का ही शासन चलता है, यानी ऑस्ट्रेलिया भी गणतंत्र नहीं है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हर 5 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति एक परिवार से नहीं आता, एक ही घर से नहीं आएगा। जो भी व्यक्ति उसके योग्य है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के योगदान को रखता है, उनमें से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। आपने श्रीमती द्रौपदी देवी मुर्मू जी का नाम इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन वो बनी ना प्रेसिडेंट, भारत की पहली आदिवासी दलित महिला राष्ट्रपति हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है। और हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास अमेरिका। अमेरिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अमेरिका स्वतंत्र भी है और अमेरिका गणतंत्र भी है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का हर 4 साल बाद चुनाव होता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही परिवार में आ गया वो राष्ट्रपति बना हुआ है, हट ही नहीं रहा। तो ये शब्द आपको बिल्कुल समझ आने चाहिए कि गणतंत्र का मतलब क्या है और स्वतंत्र का मतलब क्या है। तो भारत स्वतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। गणतंत्र देश वे होते हैं जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, एक ही परिवार से नहीं आता, या जहां पर वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे आप सऊदी अरब देख लो, यूएई देख लो, कतर देख लो, ये स्वतंत्र तो हैं लेकिन एक में भी गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये इस्लामिक कंट्री हैं, यहाँ पर आज भी कहीं ना कहीं राजाओं का शासन चलता है। संविधान है उनका, लेकिन हमारे जैसी स्वतंत्रता, हमारे यहाँ जैसी बोलने की स्वतंत्रता है भारत में, वैसी दुनिया में और कहीं भी नहीं है। यहाँ तो आप जिसको मानो उसे कर लो, पीएम मोदी को कर लो, राहुल गांधी को कर लो, महात्मा गांधी को कर लो, यार जिसको मानो उसको कर लो, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। बहुत ही आनंद का देश है हमारा भारत और आप लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपका जन्म हुआ है इस महान भारत में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आपको इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी संविधान के बारे में। छोटी छोटी वीडियोस और बना करके मैं संविधान के पहले बेसिक शब्दावली क्लियर करूँगा और फिर संविधान स्टार्ट करूँगा, जिससे आपको संविधान की पूरी समझ हो जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना साथियों। वीडियो को सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर इसके काफ़ी कम है, उसको बढ़ाइए। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।